Hello friends, welcome back. This is Pankaj and you are watching Investing with Pankaj. किस जगह लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? HDFC बैंक फेवरेट है because valuations are attractive and stock has not done much over last few years. और IT में इंटरेस्ट वापस आ रहा है. Infosys और TCS में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कंज्यूमर स्टॉक्स में या फिर सब कुछ हो रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में हो रहा है. Some of these very important questions get answered because when you look at the data कि कहां पर इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं अक्रॉस कैटेगरीज, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिलता है और यही चीज हम आज डिस्कस करेंगे. ऑफ कोर्स जैसा कि हमने काफी बार पहले भी कहा है और काफी सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए, जैसे कि पीपीएफएस या फिर क्वांटम म्यूचुअल फंड. देयर इज नो गारंटी कि जो कोई बाकी कुछ कर रहे हैं वही आपको करना चाहिए, बट कभी कभी उस डेटा को देख के आप बहुत अच्छे इंसाइट्स अपने लिए भी पा सकते हैं और अपने लिए भी एक्शनेबल आइडियाज ढूंढ सकते हैं. आइए शुरुआत करते हैं. एक जो आज हम देखेंगे तो क्या देखने वाले हैं कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं और कौन से सेक्टर हैं जो हॉट सेक्टर है. हॉट सेक्टर का मतलब जहां पर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज्यादा है. और ये जो चीज है कभी कभी ऐसा भी होता है कि पिछले कुछ टाइम पे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी सारे इंस्टीट्यूशंस को पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी HDFC बैंक हैज नॉट बीन एबल टू डू मच. इट हैज नॉट डन दैट वेल. सो कभी कभी पेशेंस भी रखना पड़ता है कि अगर किसी स्टॉक में बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छा कोई चीजें हो रही हैं, तो डेफिनेटली वी हैव टू वेट फॉर थिंग्स टू मटीरियलाइज एंड थिंग्स टू हैपन, फ्रक्टिफाई. और वो जो चीज है, वो जो वेट है, वो कभी कभी एक छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि कितना आपको कन्विक्शन है, कितना आप उस स्टॉक को पसंद करते हैं, कितना डीपली आपने रिसर्च किया है, कभी कभी बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग आइडियाज भी मिलते हैं. तो ये जो चीज है कि हम हमेशा, सबसे पहले आपको, अगर हमारे कुछ वीडियो आपने पहले देखे हो तो आपको पता होगा कि हम एक क्विज से शुरुआत करते हैं, बिकॉज एज आई हैव सेड मल्टीपल टाइम्स, और हमारी रिसर्च टीम का बहुत स्ट्रांग कन्विक्शन है कि जितना आप मार्केट को या कंपनी को जानते हैं, उसके अलावा आप जितना भी, अगर जो जनरल सिस्टम ऑफ इकोनॉमी है या फिर जनरल जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानते हैं, तो कभी कभी आपको बहुत ज्यादा आइडियाज होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि जो ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है. न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स कनेक्शन बनाते हैं और मेमोरी बनती है और बहुत सारे और एक्टिव डिसीजन बनते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, कोई चीज बहुत इनडायरेक्टली रिलेटेड भी होती है, लेकिन कभी कभी बहुत यूजफुल होती है. कभी कभी कोई चीज आप नोटिस करते हैं तो कभी कभी वो बहुत काम आती है आपको. तो ये एक आइडिया है कि जो भी चीज आप पढ़ते हैं, जो भी चीज आप देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने है कि इस पर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है और कौन सी ऐसी चीजें जरूरी नहीं है. एनुअल रिपोर्ट अगर आपने देखी हो, ऑडिट ओपिनियन होता है, मैनेजमेंट की कमेंट्री होती है, नोट्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कि किसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई कोई नंबर है तो वो क्यों है ऐसा, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होते हैं. कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें नहीं है. और आपको जो इसमें हिंट है वो ये है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जो हो वो बहुत यूजफुल हो या बहुत यूजफुल ना हो. और इस क्वेश्चन के साथ एक यूनिक चीज और है जो आपको बाद में पता चलेगी कि जरूरी भी नहीं है कि, जैसा हम हमेशा देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या किसी तरह के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस है तो कोई एक ही आंसर सही होता है, तो यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओनरशिप डेटा का एक एनालिसिस जो होता है, मतलब कि जो कंपनीज हैं उनको कौन ओन करता है. अब पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि उसमें ओनर प्रमोटर भी हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी हो सकते हैं और रिटेल इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, और भी कैटेगरीज हो सकती हैं. तो अभी अगर आप देखें कि इस पर्टिकुलर चीज में जो एक एनएससी का एक बहुत अच्छा एनालिसिस होता है जो कि हर क्वार्टर करते हैं, और वो क्वार्टर में ये पता करते हैं कि भाई जो कंपनीज हैं उनमें कहाँ ओनरशिप है, मतलब किस किस ओनरशिप में कितनी कैटेगरी बिलोंग करती है, मतलब कि प्रमोटर के पास कितना है, इंस्टीट्यूशंस के पास कितना है, वो चीजें वो एनालाइज करते हैं. और ये डेटा जो है आप यहाँ पर लिंक भी देख सकते हैं, और अगर आप जाएंगे तो आप ओनरशिप डेटा, और अगर आप एनएससी सर्च करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा बड़े आसानी से. जैसे कि पिछले 2-3 रिपोर्ट उनकी जो है वो हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं. फर्स्ट क्वार्टर की, जो कि फर्स्ट क्वार्टर FY25, मतलब जो अप्रैल से जून का क्वार्टर है, उसकी रिपोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही पब्लिश हुई थी. इसी तरह से सिमिलरली लाइक 4-5 हफ्तों के बाद, मतलब जब कब क्वार्टर खत्म होता है उसके 4 या 5 हफ्तों के बाद दे कम आउट विद देयर एनालिसिस. एंड दिस इज समथिंग विच इज द स्टेटस एज ऑफ नाउ. आप यहाँ पे देखें जो
इंडियन कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज को कौन ओन करता है? तो प्राइवेट प्रमोटर जो है, प्राइवेट प्रमोटर मतलब अगर आप देखें जैसे अगर रिलायंस हुआ तो रिलायंस को प्राइवेट प्रमोटर की कैटेगरी में डालेंगे तो मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली को डालेंगे, या फिर किसी ऐसी कंपनी को जो कि अगर आप देखें जैसे हमारी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है उसमें टाटा सन्स होगा, या अगर और भी कौन सी कंपनी है जिसमें कि अगर विप्रो है तो विप्रो में मिस्टर प्रेम जी और उनकी फैमिली होगी तो प्रमोटर में आएंगे। उसके बाद एक कैटेगरी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैसे है? क्योंकि कई सारे ऐसे कंपनीज हैं जो कि गवर्नमेंट उनको ओन करती है, और गवर्नमेंट ओन करती है मतलब कि वो पीएसयूज होते हैं, और जैसे बैंक्स हैं या फिर पब्लिक सेक्टर की और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। इसके अलावा कई सारी जगह पे ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट को डायरेक्टली भी ओनरशिप होती है उनकी कभी कभी कंपनीज में, तो वो कैटेगरीज गवर्नमेंट में आती है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड मतलब कि जो म्यूचुअल फंड्स इंडिया में ऑपरेट करते हैं। एफपीआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, तो उनको एफआईआईज या एफआई कहा जाता है। उसके बाद बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, और फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है। तो ये मोटा मोटी आप देख रहे हैं कि 40% के आसपास जो प्राइवेट प्रमोटर है उसमें जो कैटेगरी है वो मतलब ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन कहां पे देखने को मिलता है कि जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं जहां पे हम आज फोकस करने वाले हैं। एक तो क्या कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, दूसरे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड है, और तीसरा रिटेल इन्वेस्टर है। तो उन कैटेगरीज के ऊपर क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा चर्न होता है, बहुत ज्यादा चीजें बदलती हैं। इस चीज के बारे में जो आज हम देखने वाले हैं और सीखने वाले हैं, रेलेवेंस क्या है ओनरशिप डेटा की, क्यों ये जरूरी है समझना, और इससे क्या फायदा हो सकता है, कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है आज इन्वेस्टर के लिए, और इसका पूरा मतलब क्या है, और रिटेल इन्वेस्टर से क्या सीख सकते हैं। तो पहले सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो उनकी होल्डिंग है वो पिछले 12 साल के सबसे कम लेवल पर आज है। इमेजिन करिए, 12 साल का मतलब यह है कि जब यूपीए की सरकार हुआ करती थी, या 12 साल पहले का मतलब यह है कि जब इंडिया की इकोनॉमी जो आज लगभग 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की है वो कहीं बहुत छोटी हुआ करती थी इसका कंपैरिजन में, या फिर मार्केट का जो आज लेवल है वो मार्केट का 5-5.5 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट कैप है। 85,000 के आसपास अगर आपका सेंसेक्स है 84-85,000 पे, निफ्टी 24-25,000 पे है, उसके कंपैरिजन में 12 साल पहले बहुत डिफरेंट एनवायरनमेंट था। और इन 12 साल के सबसे कम लेवल पे आज फॉरेन इन्वेस्टर की जो होल्डिंग है वो है। क्या मतलब निकलता है इस बात का? इसका मतलब यह है कि हो सकता है इंडिया उन्हें उतना पसंद नहीं है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट मतलब ये कि निकलता है कि इंडिया तो ग्रो कर रहा है, इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेल, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन टर्म्स ऑफ इट्स ग्रोथ रेट, इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज। तो वो सब चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई बहुत अच्छी चीज भी होती है तो खरीदने वाले को ये लगता है यार अच्छी तो है लेकिन महंगी बहुत है। आप अगर किसी भी चीज के बारे में देखते हैं तो एक जो जनरल भाषा में कहा जाता है कि पॉकेट अलाउ करती है या नहीं अलाउ करती है, या बजट इतना होता है या नहीं होता है। तो चीजें तो बहुत अच्छी मिलती हैं मार्केट में, अच्छी से अच्छी चीजें, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीजें अवेलेबल है, बट कई बार ऐसा होता है कि बियॉन्ड रीच होती हैं, आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आपका बजट अलाउ नहीं करता, तो आप उन चीजों को नहीं खरीदते। तो क्या सिचुएशन है यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर? अगर आप जनरल सेंस देखें आज फॉरेन इन्वेस्टर का, वो ये है कि इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज डूइंग वेल, बट जो कंसर्न है, जो उनके क्वेश्चंस हैं, उनके डाउट्स हैं, वो इस बात पे हैं कि क्या कहीं इंडिया ज्यादा महंगा तो नहीं है। और इसका परिणाम क्या आ रहा है? इसका परिणाम ये आ रहा है कि पिछले 12 साल के सबसे कम लेवल पे आज जो होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर की वो है। इसको इस चार्ट में आप देखें, ये चार्ट जो आपको दिखा रहा है पिछले 22 साल का चार्ट है, 2002 से लेके आप देख रहे हैं कि पहले बहुत फॉरेन इन्वेस्टर कम थे, तो मतलब इंडिया अनडिस्कवर्ड मार्केट था। अनडिस्कवर्ड मतलब कि इंडिया को लोग कंसिडर ही नहीं करते थे, इंडिया बहुत छोटी इकोनॉमी थी, इंडिया का मार्केट बहुत छोटा था, और लोगों को लगता था यार यहाँ पे तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो बहुत लोगों को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। और इंडिया का जो मार्केट जो है वो, उसमें जो भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था वो 1991 के बाद डेवलप हुआ था, तो उतना टाइम भी नहीं हुआ था, इतना पता भी नहीं था कि भाई कैसे पॉलिसी मेकिंग रहेगी, क्या रहेगी, तो वो इंडिया डिस्कवर हो रहा था। तो इंडिया डिस्कवर जब हो रहा था, तो इंडिया को डिस्कवर होने में 2002 से लेके आप देखें जो होल्डिंग थी 6 या 7%, वो अचानक से 20% तक पहुंची 6 या 7 साल की उम्र।
स्पैन में। और वो कब हुआ? वो हुआ ये अब इंडिया डिस्कवर हुआ। इंडिया डिस्कवर हुआ मतलब फॉरेन इन्वेस्टर ने उसको डिस्कवर किया। एक तो वो डिस्कवर है जो कि वास्को डी गामा ने किया या फिर किसी और ने किया, लेकिन ये डिस्कवर किया कि फॉरेन इन्वेस्टर ने डिस्कवर किया इसको। तो फॉरेन इन्वेस्टर ने डिस्कवर किया मतलब ये है कि उनकी होल्डिंग आप देख रहे हैं एक बार। उसके बाद फिर देखिए वो लेवल जो है वो आप दिख रहा है यहाँ पे, जो ब्लू लाइन है वो फॉरेन इन्वेस्टर का शेयर है एनएससी के लिस्टेड यूनिवर्स में, और जो ऑरेंज लाइन है वो है उनका शेयर की फाइनेंशियल्स एक्स, मतलब कि फाइनेंशियल छोड़ के उतना का शेयर। जनरली फाइनेंशियल्स में ज्यादा इंटरेस्टेड थे हमेशा से। तो आप ये देख रहे हैं कि नंबर गिरते 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 बड़ा स्टडी है लेकिन गिर रहा है। पिछले 12 साल के सबसे कम लेवल पे आज है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करते हैं। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो हैं उनमें काफी उनके होल्डिंग में इंक्रीज हुआ है और ये एक रिकॉर्ड हाई हो गया। तो आप देख रहे हैं एक तरफ फॉरेन इन्वेस्टर रिकॉर्ड लो है 12 साल का और ये रिकॉर्ड हाई है। तो लगभग 9% के आसपास की होल्डिंग है। और इसका एक सबसे बड़ा ड्राइवर है जिसके बारे में हम बात करते हैं अक्सर कि बहुत फ्लोज आ रहे हैं। जिस सिर्फ अगर हम देखें कि एसआईपी को देखें तो अब ये फ्लो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट होंगे ना, और जहां कहीं भी इन्वेस्ट होंगे तो होल्डिंग बढ़ेगी। तो अब ये जो चीज है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि क्वार्टरली एसआईपी इनफ्लो कैसा हो रहा है। आप देखिए पिछले 8-9 साल का ये डाटा है और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। ये क्वार्टरली नंबर है और जो ग्रोथ है वो आपको दिख रही है। आपको लेफ्ट हैंड साइड पे क्वार्टरली नंबर दिख रहे हैं करोड़ में, 75,000 करोड़ के आसपास का नंबर पहुंच रहा है ये। और ये नंबर जो है आप ये देख रहे हैं कि भाई जो ग्रोथ रेट है वो है। तो 50,000 से लेके 70,000 करोड़ के बीच का नंबर जो पहुंच गया है ये अभी क्वार्टर में, बहुत बड़ा नंबर है। और ये जो आगे आपको इस स्लाइड में दिख रहा है ये मंथली, आप देखिए कितनी तेजी से ग्रो। जो एसआईपी जो था अक्टूबर 2016 में 3 से 4,000 करोड़ के आसपास, तो और ये नंबर आज जो है वो 20,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। What an amazing growth it is, and this money needs to go somewhere, right? This money needs to be invested somewhere. अभी आप एसआईपी करते हैं तो इसलिए तो नहीं करते कि आपकी बैंक के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है तो म्यूचुअल फंड भी उसको अपने बैंक के अकाउंट में रख लेंगे, नहीं। आप इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि वो ऐसी जगह पे जहां पे लगाएंगे जहां पे ग्रोथ ज्यादा हो रही है, जहां पे रिटर्न अच्छे आ रहे हैं। तो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा है, मतलब ये है। और इन्वेस्ट हो रहा है तो मतलब वो आपको डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की होल्डिंग में दिखेगा। तो यही चीज हो रही है। सिर्फ एसआईपी एक ड्राइवर नहीं है, बट हम जो चीज फोकस करें वो ये कि फ्लोज बहुत आ रहे हैं, मतलब लोग इन्वेस्ट बहुत कर रहे हैं। जो पूरा रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है तो वो पैसा कहीं ना कहीं जाएगा ना, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट होगा, वो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। फिर देखें कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर की बात करते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर स्टडी है और ये चीज आप देख रहे हैं कि नॉन प्रमोटर मतलब प्रमोटर भी एक इंडिविजुअल ही होता है, लेकिन नॉन प्रमोटर कैटेगरी में करीबन 9-9.5% के आसपास का है। और इस चीज को हम एक और चीज के हिसाब से देख सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा ड्राइवर क्या है। ये आप चार्ट जो देखें, ये चार्ट जो दिखा रहा है कि सीडीएसएल और एनएसडीएल दो जो कंपनीज हैं जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर को रजिस्टर करती हैं, तो वहां पर आप देखें कि FY11 से लेके डाटा है पिछले करीबन 14-15 सालों का। ये नंबर कितनी तेजी से ग्रो किया है। जो नंबर था कुछ एक लाखों में हुआ करता था, आप देखिए पहले 4-5 साल का डाटा देखिए, कुछ एक लाख में नंबर हुआ करता था ये, और आज बढ़ के ये कितना हो रहा है हर साल। मतलब पिछले आप कोविड के बाद से देखें ग्रोथ आपको बहुत मैसिव ग्रोथ दिख रही है। FY21 का डाटा देखिए, FY21 में पहली बार ये नंबर 1 करोड़ को क्रॉस किया था और अब ये नंबर FY22 में 3 करोड़ को क्रॉस किया। FY24 में भी बहुत अच्छा नंबर था। तो मतलब अभी Q1 का नंबर आप देखिए, FY25 का ये नंबर जो है वो 1 करोड़ को क्रॉस कर गया एक क्वार्टर में। कितनी तेजी से ये नंबर बढ़ रहा है। जो नंबर को अचीव करने आप देखें, अगर पहले 5-6 साल मिलके उतने इन्वेस्टर ऐड नहीं हुए शुरुआत के। FY11 से हम बात कर रहे हैं, 2011 से बात कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2016-2017 तक इतने इन्वेस्टर ऐड नहीं हुए इतने कि एक क्वार्टर में हो रहे हैं। अब these people who are coming to the market, they will invest. They might be small, they might not be investing huge quantities, but they are investing. There are people like us who are investing, who are coming to the markets, and this is something which is leading to a lot of interest in companies and investment. तो आप देखें कि एक तरफ क्या हो रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर कम हो रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया के बारे में डाउट नहीं है, उनको इंडिया के मार्केट के बारे में डाउट नहीं है, उनको ये डाउट है कि यार महंगा तो नहीं है, पॉकेट अलाउ कर रही है कि नहीं कर रही है उनकी, क्या वो उस भाव पर खरीद पे। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो कंपैरिजन करते हैं कि भाई कोई दूसरा कंट्री इतना सस्ता है, डेवलप मार्केट इतने सस्ते हैं, डेवलप मार्केट के कंपैरिजन में इमर्जिंग मार्केट कैसे हैं। इंडिया को इमर्जिंग मार्केट बोला जाता है। चाइना कैसा कर रहा है, चाइना कैसा नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजें क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके लिए। बट डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो डेफिनेटली उनके लिए तो जो फोकस है वो इंडिया ही बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि वो ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। अब सेक्टर प्रेफरेंसेस क्या है? सेक्टर प्रेफरेंसेस ये हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है
वो ओवरवेट है अभी फाइनेंशियल पे। उन्होंने इस चीज को और बढ़ाया है। ये फर्स्ट क्वार्टर का डाटा की बात कर रहे हैं हम, जो FY25 का अप्रैल से लेकर जून तक का क्वार्टर है। फाइनेंशियल्स में जो ओवरवेट है, मतलब ओवरवेट का मतलब होता है कि जो कंपनीज हैं फाइनेंशियल स्पेस में, उनको वो और ज्यादा पसंद कर रहे हैं जितना कि उनका वेट है। जैसे आप अगर एक सिंपल एग्जांपल देखें ओवरवेट और अंडरवेट का समझाने के लिए, आप ये समझिए कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज का वेट निफ्टी में समझिए 10% है और HDFC बैंक का भी 10% है, तो क्या होगा कि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज, आप इन्वेस्टर हैं, आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को अपने पोर्टफोलियो में 12% रखते हैं और HDFC बैंक को 8% रखते हैं, तो क्या मतलब हुआ, आप रिलायंस पे आप ओवरवेट है, HDFC बैंक पे आप अंडरवेट है। दूसरा कोई इन्वेस्टर है जो रिलायंस को 8-9% रखता है और HDFC बैंक को 11-12% रखता है, तो वो HDFC बैंक पे ओवरवेट है, रिलायंस पे अंडरवेट है। ओवरवेट अंडरवेट की सिंपल डेफिनेशन है। और 10% अगर है तो इक्वल वेट। तीन कैटेगरी है। ओवरवेट मतलब 10% अगर निफ्टी में वेट है, तो अगर आप 11% रखते हैं तो ओवरवेट हुए, 9% रखते हैं तो अंडरवेट हुए, और 10% का 10% ही रखते हैं तो इक्वल वेट हुए। तो ये सिंपल भाषा में ओवरवेट अंडरवेट की डेफिनेशन है। अब फाइनेंशियल्स पे ये जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो काफी पॉजिटिव है, काफी उनका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है, उनका एक पॉजिटिव व्यू है। कंज्यूमर स्टेपल्स पे, मटेरियल्स पे, इंडस्ट्रियल्स पे उनका एक नेगेटिव व्यू है। इंडस्ट्रियल में कैप गुड्स कंपनीज आती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज आती हैं। मटेरियल्स में ये सब कंपनीज आती हैं आपकी, जैसे कि स्टील कंपनी हुई या फिर आपकी कोल इंडिया या इस तरह की कंपनीज हुई। तो ये सब जो मटेरियल्स में आएंगी उस तरह की कंपनीज आ जाएंगी। अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी धीरे धीरे, जो म्यूचुअल फंड है वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटली पॉजिटिव है फाइनेंशियल पे। फाइनेंशियल में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमने हमेशा डिस्कस किया है कि फाइनेंशियल जो स्पेस है वो किसी भी, जब इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है और उसका फॉर्मलाइजेशन हुआ रहता है तो डेफिनेटली वो ग्रो करता है। पिछले कुछ समय से पब्लिक सेक्टर बैंक बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक उतना अच्छा नहीं की है, बट ओवरऑल ये आपने देखा कि फाइनेंशियल्स के बारे में फॉरेन इन्वेस्टर का व्यू पॉजिटिव है और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का व्यू भी धीरे धीरे पॉजिटिव है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के बारे में, कंजम्पशन माने कि कंज्यूमर स्टॉक्स के बारे में थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक है, और उन्होंने अपना कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जैसे ऑटो कंपनीज है उनके ऊपर अपना थोड़ा सा व्यू कम कर दिया है, रिड्यूस्ड को, ओवरवेट को रिड्यूस कर दिया। मतलब जैसे आपने एग्जांपल समझ रहे थे ना 12%, तो 12% को अगर 11% कहेंगे तो ओवरवेट तो है अभी भी, लेकिन उसको रिड्यूस किया, थोड़ा सा कम किया उसका। और कंज्यूमर स्टेपल्स के बारे में अभी भी नेगेटिव स्टांस है, क्योंकि हमने कंज्यूमर के बारे में पिछले कुछ टाइम में काफी बात की है, कंज्यूमर स्टॉक्स के बारे में। और कंज्यूमर स्टॉक्स के बारे में थोड़ा डाउट ये है कि भाई ये कंपनीज के बारे में डिमांड है, वॉल्यूम्स हैं कि नहीं है, और इनका कमोडिटी और उन सब सेक्टर के बारे में अभी भी थोड़ा अंडरवेट व्यू है। अब आप इस चीज को देखें कि ओवरवेट अंडरवेट ये चार्ट जो है ये क्या दिखा रहा है। ये जून 2024 का डाटा है, मतलब एज ऑन 30 जून 2024। और यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो दो चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, एक ऑरेंज देखने को मिल रहा है और एक ब्लू। ऑरेंज क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर। ब्लू क्या है? डोमेस्टिक इन्वेस्टर। और यहां पर आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो सेक्टर है। तो आप देख रहे हैं कि जो एक जीरो है बीच में और राइट हैंड साइड पे 200-400 लिखा हुआ है, और ये बिप्स में है, मतलब बेसिस पॉइंट में, मतलब 200 बिप्स का मतलब 2%, 400 बिप्स का मतलब 4%। तो ये बिप्स में क्यों है? क्योंकि ये नंबर बहुत बड़े हैं ना, टोटल 100 होना चाहिए, 100% मिलके। तो कोई भी सेक्टर का वेटेज अगर समझिए 10% है और उसकी जगह वो 11 है किसी इन्वेस्टर की होल्डिंग में, तो वो बोलेंगे 100 बेसिस पॉइंट से ओवरवेट है। अगर वो 9% है तो बोलेंगे 100 बेसिस पॉइंट से वो अंडरवेट है, क्योंकि नंबर बहुत बड़े हैं। 1% बोलेंगे उससे अच्छा ही है बेसिस पॉइंट, मतलब परसेंटेज को 100 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1% मतलब 100 बेसिस पॉइंट। तो ये बेसिस पॉइंट में डाटा दिख रहा है आपको नीचे, जो आपको देख रही है एक्सिस, उसमें एक्स एक्सिस पे आपको नंबर दिख रहे हैं 200, 400, क्या है? बेसिस पॉइंट्स है। और -200, 400 जो नेगेटिव की तरफ, और आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सेक्टर दिख रहे हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे दिखेगी, वो ये है इंडस्ट्रियल्स। इंडस्ट्रियल्स जो है आपकी, ऑफकोर्स आप इस डाटा को ध्यान से देखें तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट दिखेंगी, बट हम जो मोटा मोटी जिन चीजों पर फोकस कर रहे हैं वो आपको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑफ पॉसिटिव टाइम, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। इंडस्ट्रियल के बारे में फॉरेन इन्वेस्टर बहुत नेगेटिव है। आप देखिए 190 बेसिस पॉइंट्स अंडरवेट है वो, और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो 25 बेसिस पॉइंट से पॉजिटिव है। बाकी सब जगह आप देखेंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्रास्टिंग डाटा है। फिर आप
रियल एस्टेट के बारे में देखिए, यूटिलिटीज के बारे में देखिए, थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल के बारे में बहुत मैसिव अंतर दिख रहा है। ऊपर के कुछ सेक्टर हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, मटेरियल्स, वहां पे पूरा पूरा आपको दिख रहा है कि एक और चीज है जो एनर्जी के बारे में जो आपको दिख रहा है कि बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है बहुत नेगेटिव है। तो ये 2-3 सेक्टर हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने देखा इंडस्ट्रियल है, एनर्जी है, इनके बारे में बड़ा डाइवर्जेंस है व्यू में, और डाइवर्जेंस है व्यू का, इसीलिए आप एक और चीज देखें यहाँ पे फाइनेंशियल्स के बारे में, फॉरेन इन्वेस्टर कितना पॉजिटिव है, 353 बेसिस पॉइंट्स, और डोमेस्टिक भी पॉजिटिव है, बट उतने नहीं, डोमेस्टिक इतने ओवरवेट नहीं है। तो ये 4-5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्टर के बारे में समझने के लिए। व्यू जो है फाइनेंशियल के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और वो अक्रॉस द बोर्ड पॉजिटिव है। इंडस्ट्रियल के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव और पॉजिटिव व्यू मिक्स हो रहा है, फॉरेन इन्वेस्टर नेगेटिव हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर पॉजिटिव। तो ये चार्ट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको दोबारा से एनालाइज कर सकते हैं, बट ये जो डाटा है आपको डेफिनेटली अवेलेबल है, आपको मिलेगा। जैसा मैंने बोला कि एनएसई ये हर क्वार्टर डिस्कशन करता है, रिपोर्ट निकालता है, वो आप चीज को मिल जाएगी आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको जरूर देखें। अब लार्ज कैप और स्मॉल कैप का एक बात हमेशा आ रही है, अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि पिछले कुछ 1.5-2 सालों में बड़ा जबरदस्त इंटरेस्ट मिड कैप में है, स्मॉल कैप में है, उतना इंटरेस्ट लार्ज कैप्स में नहीं। ऑफ कोर्स मार्केट तो महंगा है, मतलब अगर आप देखें कि जो आप देख रहे हैं कि भाई 84,000 85,000 पे सेंसेक्स हो या 25,000 पे निफ्टी हो, तो हमने वो भी देखा कि भाई फॉरेन इन्वेस्टर को लगता है इंडिया महंगा है, इंडियन मार्केट महंगे हैं, या फिर जो निफ्टी का पी है, वो सब बातें भी हमने पहले की हैं। बट मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि भाई जो परफॉर्मेंस लार्ज कैप इंडाइसेस ने दिया, उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस मिड कैप और स्मॉल कैप ने दिया है, और वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। तो आप देखिए कि जो निफ्टी 50 कंपनीज हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल्स के, वो आज 22 साल का लो है। 22 साल का लो मतलब कि उनका जो शेयर है वो 22 साल के सबसे कम स्तर पर है, सबसे कम लेवल पे है। मतलब क्या, सभी लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है। कई लोग ऐसे हैं जो कि पहले बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं थे, बट अभी उनको लग रहा है परफॉर्म कर रहा है तो भाई जाना पड़ेगा। देयर आर लॉट ऑफ इनफैक्ट आई कांट टेक नेम्स, बट देयर आर पीपल हु वर वेरी नेगेटिव, एंड आई नो लॉट ऑफ देम जो कि बहुत नेगेटिव थे मिड कैप और स्मॉल कैप के, यार बहुत महंगे हो गए हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है उसको आप बहुत टाइम तक रजिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप अंडर परफॉर्म करना शुरू कर देंगे। समझिए कि आपका कॉल गलत हो रहा है, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने रजिस्ट करेंगे, उसके बाद आप रजिस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको क्लाइंट को भी दिखाना है, आपके क्लाइंट है, आपका खुद का पैसा नहीं है, आपके क्लाइंट्स हैं, वो पूछेंगे आपको कि भाई आप क्या कर रहे हो, मार्केट तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो दैट इज समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जो हमने बात की थी, आपको शायद याद होगा पिछले वीडियो में, जो पीटर लिंच का वीडियो हम बात कर रहे थे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर की जब बात आती है या फॉरेन इन्वेस्टर की बात आती है, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है कि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर वर्सेज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास बहुत सारे कंस्ट्रेंट है, रिटेल इन्वेस्टर के पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। आपका खुद का पैसा है, आप किसी को जवाबदारी नहीं है, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इन द सेंस कि आप लॉस ना बनाए, ये बात नहीं है, लेकिन आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना कि मेरा ये कॉल क्यों है। अगर आप कन्विंस है तो आप डटे रहेंगे उस कॉल पर। बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो पोर्टफोलियो मैनेजर, उसका खुद का पैसा नहीं है, उसको आंसरेबल होना है, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो उस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले उतना कन्विंस नहीं थे मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में, बट क्या करें, मजबूरी में उनको भी लाइक दे हैव टू जॉइन द बैंडवैगन, देयर आर लॉट ऑफ देम। अब बात करिए कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम आपको दिखाएंगे वो इस चार्ट में है कि जो फर्स्ट डेसाइल है, डेसाइल मतलब कि जो टॉप 10% कंपनीज, उनमें फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और इंडिविजुअल इन्वेस्टर, ये जो है इनका आप रेशो देखिए, 88.4% जो होल्डिंग है फॉरेन इन्वेस्टर की, वो टॉप डेसाइल में है। मतलब टॉप 10% मार्केट कैप वाली कंपनीज में उनका 88% पैसा वहां लगा हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है म्यूचुअल फंड, उनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड है, उनका पैसा थोड़ा कम है, 80% के आसपास, 79.5, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर सिर्फ 65%। कहने का मतलब ये कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्मॉल कैप और मिड कैप के ऊपर कौन हुआ? इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स, बिकॉज उनका रेशो सबसे कम है। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जस्ट लाइक अंडरवेट ओवरवेट वाला चार्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए कि ये जो लोग हैं वो कितना
इन्वेस्ट कर रहे हैं इन कंपनीज में जो कि रिलेटिवली काफी छोटी कंपनीज है। और आप इस चार्ट को देखिए, टोटल मार्केट कैप जो है टॉप डेसाइल का 80% मार्केट कैप हो जाता है और बचा हुआ 20% में वो लोग 35% पैसा लगाए हुए हैं अपना। वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी व्हाट इज दिस चार्ट इज कन्वेइंग, कन्वे कर रहा है कि जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है मिड कैप और स्मॉल कैप में वो रिटेल इन्वेस्टर का है। और आप डेसाइल के हिसाब से देखें कि सेकंड डेसाइल मतलब 10% से लेके 20% तक के बीच की कंपनीज जिनका कि मार्केट कैप में कंट्रीब्यूशन 11% के आसपास है, तो 90% मार्केट कैप टॉप 20% कंपनीज में हो गया। इट्स लाइक दिस राइट, निफ्टी 50 अगर आपने कवर कर लिया लगभग 50 कंपनी, तो आप लगभग 80% मार्केट कैप को कवर कर लिए। वो चीज यहां पे हो रही है। तो यहां पे जो चीज है वो देखने को ये मिल रही है कि भाई जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो, क्योंकि उनको तो छोटी कंपनीज को समझना मुश्किल भी होता है और वो जनरली बड़ी कंपनीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट काफी सारे जो इन्वेस्टर हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो कि म्यूचुअल फंड्स और वो सब, उनको भी धीरे धीरे अपना एलोकेशन बढ़ाना पड़ा है मिड कैप के लिए, बिकॉज मिड कैप्स हैव डन सो वेल, स्मॉल कैप्स हैव डन सो वेल। दिस इज समथिंग व्हिच इज ड्रिवन बाय द रिटेल इन्वेस्टर। इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं और क्या सही है क्या गलत है वो हम बाद में कभी बात करेंगे, बट नेट नेट ये फैक्ट है, ये डाटा है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया के बारे में कॉशियस हैं, वैल्यूएशन थोड़ा उनके लिए कंसर्न है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो है वो इन्फ्लोज उनके पास बहुत आ रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और इंडिविजुअल नंबर जो है इन्वेस्टर का बहुत एक्सप्लोड किया, जैसे देखा ना आपने कि 2011 से लेकर 2016-17 तक जितने रिटेल इन्वेस्टर ऐड हुए, जितने छोटे इन्वेस्टर ऐड हुए, उतने ऐड हो गए एक क्वार्टर में। 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर ऐड हो गए एक क्वार्टर में, और ये नंबर बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है। ये आप अगर आपको याद हो, ये उस जमाने का नंबर है, एक टेलीकॉम सब्सक्राइबर का नंबर हुआ करता था जो कि 2005-2006 से लेके 2000, मतलब जब टेलीकॉम की ग्रोथ इंडिया में हुई वो 2000 से लेके 2010 वाला जो डिकेड है, अमेजिंग ग्रोथ हुई थी। तो हर महीने करोड़ों इन्वेस्टर ऐड होते थे, सॉरी करोड़ों सब्सक्राइबर ऐड होते थे टेलीकॉम में। वही सेम चीज यहाँ पे हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं। और ये अगर आप कभी उस जमाने के जो डाटा को देखेंगे टेलीकॉम सब्सक्राइबर के, तो आपको मालूम चलेगा किस तेजी से टेलीकॉम सब्सक्राइबर वहां ऐड हो रहे थे। महीने के महीने नंबर तेजी से बदल रहे थे। वो सेम चीज आज यहाँ देखने को मिल रही है। और वो रिटेल इन्वेस्टर में काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको दिख रहे हैं कि भाई मिड कैप में ज्यादा इंटरेस्ट है, बड़ी कंपनी पैसा कम लगा रहे हैं, वो सब चीजें आपको दिख रही हैं। फिर जो डिमांड है स्मॉलर कंपनीज की बढ़ गई है क्योंकि नए लोग आके वहां पैसा लगा रहे हैं। बट एक बात फिर भी है जो हम हमेशा रिपीट करते हैं, रोटेशन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। whenever you think that it's time that something has become very expensive, something has become very hot, something has become very attractive and interesting for everyone, समझिए कि थोड़ा सा टाइम है थोड़ा कॉशियस होने का, थोड़ा सा देखने का कि यार जस्टिफाइड है कि नहीं है वैल्यूएशन के हिसाब से या फिर और फंडामेंटल फैक्टर के हिसाब से। इमीडिएटली वो कॉल आपका काम करेगा या नहीं काम करेगा कोई गारंटी नहीं है, बट इट्स समथिंग विच इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू डू अ चेक, डू अ सैनिटी चेक कि भाई हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं, और हमेशा करना बहुत जरूरी है। और अक्सर गलतियां तब ज्यादा होती हैं जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है, क्योंकि जब मार्केट खराब कर रहा होता है तो लोग बहुत कॉशियस होते हैं, बहुत सोचते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। लेकिन जब मार्केट अच्छा कर रहा होता है, अरे बिना कुछ किए 10% रिटर्न 2 महीने के अंदर, बिना कुछ किए 20% रिटर्न 6 महीने के अंदर, बिना कुछ किए 30% 40% रिटर्न 1 साल के अंदर, डेफिनेटली दैट्स द टाइम व्हेन पीपल वुड बी लेस कॉशियस, पीपल वुड बी मोर ऑप्टिमिस्टिक। एंड जब वो होता है तो डेफिनेटली केयरलेसनेस बिहेवियर में ज्यादा बढ़ती है इन्वेस्टर की। मैसेज क्या है? लार्ज कैप में काफी इंटरेस्टिंग आइडियाज आपको मिल जाएंगे, इनको जैसे हमने पेंट कंपनीज की बात की, तो बहुत सारा और भी काफी सारी चीजों की बात की थी कि सम ऑफ द पार्ट्स का एक एग्जांपल हमने काफी डिस्कस किया है जो बजाज होल्डिंग्स का है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च का टाइम है, हमेशा जब मार्केट बहुत अच्छे लेवल्स पे होता है, बहुत अच्छा कर रहा होता है, तो टाइम होता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रिसर्च करें। डोमेस्टिक इनफ्लो कंटिन्यू रह सकते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल फैक्टर का इंपैक्ट बहुत कम है। जब कभी इंटरनेशनल कोई फैक्टर्स आ रहे हैं जिनका कि मार्केट पे नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो तुरंत सबसाइड हो जाता है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लो बहुत स्ट्रांग है। अभी मार्केट अगर 2-4-5% गिर जाता है तो अचानक से डोमेस्टिक इन्वेस्टर काफी तेजी से खरीदना शुरू कर देते हैं, मार्केट दोबारा वापस आ जाता है। नॉट टू से कि मार्केट विल नॉट फॉल, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग सपोर्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम डोमेस्टिक इनफ्लोज, बोथ फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन साइड एज वी हैव सीन इन द म्यूचुअल फंड्स, और रिटेल की साइड से भी। फाइनेंशियल जो है काफी इंटरेस्टिंग है इंस्टीट्यूशन के लिए, और इंडस्ट्री के बारे में काफी डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है।
ये जो कुछ एक चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब वापस आते हैं अपने क्विज पर। और ये चारों की चारों चीजें जो हमने बात की एनुअल रिपोर्ट में, ये एनुअल रिपोर्ट में है, मतलब इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कहा जाए कि भाई 1 2 3 4 अगर आपको रैंक करना हो, ऑडिट ओपिनियन, मतलब कि ऑडिट ओपिनियन तो इस तरह की चीज है कि भाई ये भरोसा करने लायक कंपनी है या नहीं है, ये नंबर्स भरोसा करने लायक है या नहीं है। ऑडिट ओपिनियन तो सबसे सुप्रीम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मैनेजमेंट कमेंट्री है, वो लास्ट नंबर पे है, क्योंकि मैनेजमेंट कमेंट्री में जनरली जो बात की जाती है वो विजन, स्ट्रैटेजी, वो सब चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन आपको ये समझने में टाइम नहीं लगता उतना कि भाई जो आगे करेगी कंपनी तो करेगी, लेकिन पिछला जो कुछ किया हुआ उसका जो रिफ्लेक्शन है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, नोट्स में दिखता है। नॉट टू से कि मैनेजमेंट कमेंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट मैनेजमेंट कमेंट्री इज मोर अबाउट विजन, फ्यूचर, and that is something which again has lot of uncertainty, lot of forecasting, lot of views and subjectivity. So in terms of what company has done so far, if you want to focus more on that, audit opinion is more important. Then you have notes to financial statement, related party transaction, मतलब कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी साथ की कंपनी मिलके ही कुछ ना कुछ कर रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। एक आप पता नहीं आप में से कितने लोगों ने एनरॉन का नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन एनरॉन एक कंपनी थी जो आज से करीबन 20 साल पहले बस्ट हुई यूएस में, और वो एक बहुत इनफेमस एग्जांपल है। जस्ट लाइक सत्यम कंप्यूटर्स का जो एग्जांपल है इंडिया में, उस तरह का एग्जांपल है एनरॉन। और उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का एक बहुत बड़ा रोल था उस कंपनी के फाइनेंशियल्स को क्वेश्चनेबल बनाने में। तो hopefully you like the content which we have here on ownership data, but most important thing is that you have to do your own research, you have to do your own homework, and then only you should invest. Thank you so much. We'll meet you very soon with a important topic and very interesting ideas. But अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहे हैं, प्लीज लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स में या फैमिली में जो भी मार्केट में इंटरेस्टेड है उन लोगों को बताइए। सी यू सून। थैंक यू सो मच।